हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 3 तारीख तक के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5/3/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है। सुरेश 2000 रुपये में से तीनों वस्तुओं को 1:2:3 यानी कि 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है। तो उसने पूछा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी, यानी कि अगर P, Q, R का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में खिलौने खरीदे हैं, तो Q का निश्चित वैल्यू यानी कि निश्चित मान कितने खिलौने खरीदा गया था, यानी कि Q का जो है निश्चित वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आपका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 200 रुपये में पहली वस्तु यानी कि P वस्तु, 300 रुपये में Q वस्तु और 400 रुपये में R वस्तुएं खरीदी गई है। तो 200 रुपये में अगर रेशियो के हिसाब से चले तो 200 रुपये में अगर एक वस्तु उसने खरीदी है, P वस्तु जो है उसका एक वस्तु का दाम 200 रुपया और रेशियो के हिसाब से चले तो एक वस्तु यहाँ पर है, तो एक वस्तु का 200 रुपये के हिसाब से टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। फिर बोला गया कि Q जो है एक वस्तु का यानी कि एक Q प्रकार की वस्तु का उस एक वस्तु का 300 रुपया दाम है और रेशियो के हिसाब से चले तो यहाँ पर जो है Q प्रकार की कितने वस्तु है, 2 वस्तु है, यानी कि 300 हिसाब से 2 वस्तु टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 600 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 600 रुपये हो जाएंगे। और अगर 400 रुपये R वस्तु का दाम, R के एक वस्तु का दाम 400 रुपये है और उसका अगर रेशियो के हिसाब से चले तो यहाँ पर 3 वस्तु अगर माने कि R जो है 3 वस्तुएं खरीदता है 400 रुपये के पर वस्तु के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, 4×3 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ कर देखेंगे क्या ये पैसे कुल 2000 के बराबर आ रहे हैं, तब ये रेशियो का निश्चित वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जोड़कर देखना होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1200 प्लस 600 यानी कि 1800 प्लस 200 यानी कि 2000 रुपये टोटल आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये रेशियो में जो वस्तुओं की संख्या दी गई है ये असल में क्या है, एक निश्चित वैल्यू, इसे क्या किया गया, रेशियो में इसे परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि अगर यहाँ पर से 2000 रुपये बराबर हो गए सुरेश के 2000 रुपये से, तो यहाँ पर से हमें पता चल जाता है कि P प्रकार की एक वस्तु थे, Q प्रकार के 2 वस्तु थे और R प्रकार के 3 वस्तु थे। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि Q प्रकार के कितने वस्तु थे, तो Q प्रकार के कितने वस्तु थे, तो 2 वस्तु थे। कितने थे टोटल, 2 वस्तु थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया, यानी कि रमन ने जो है कितने वर्ष के लिए जो है ब्याज पर रकम लिया, 9 वर्षों के लिए, यानी कि आपका समय कितना है, 9 साल है। फिर बोला गया कि जिस भी रकम को उसने उधार लिया उस पर 9 वर्षों के बाद जो है ब्याज के रूप में कितना पैसा दिया, तो 13,300 रुपया दिया। यानी कि ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। फिर बोला गया उसके क्वेश्चन में आगे कि उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कुल मिलाकर कितना जो है सिंपल इंटरेस्ट उन 9 सालों में लगा, किसमें, प्रतिशत में, यानी कि कितने प्रतिशत जो है उन 9 सालों में साधारण ब्याज लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि 2 वर्षों के लिए 6% की दर से ब्याज लगा, यानी कि 1 साल में कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है, 6% ब्याज लग रहा है। 1 साल में कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है, 6%। तो कुल 6% ब्याज जो है 2 साल तक लगा, यानी कि अगर 1 साल में 6% ब्याज लग रहा है तो कुल मिलाकर 2 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो 6 दूनी 12% ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, 12% ब्याज लगेगा। फिर बोला गया कि अगले 3 वर्षों के लिए 9%, यानी कि 6% से बढ़कर अब जो है आपका रेट यानी कि दर कितना हो गया, 9%। और ये प्रति वर्ष क्या लग रहा है, अब 9% ब्याज लग रहा है। और ये कितने समय तक लगेगा, तो 3 साल तक लगेगा। तो 1 साल में अगर 9% ब्याज लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा, तो 9 तिया 27% होगा। कितना होगा, 27% होगा। फिर बोला गया कि शेष अवधि के लिए जो है 14% ब्याज लग रहा है। तो पहले 2 वर्ष, यहां पर 2 वर्ष आपके समय आ गए, यहां पर 3 वर्ष समय आ गया, और टोटल जो है कितने समय के लिए ब्याज पर हुआ लिया था पैसा, रमन ने 9 वर्षों के लिए लिया था। तो 2 वर्ष तो यहां पर आ गए और 3 वर्ष यहां पर आ गए, यानी कि हमने अभी तक कैलकुलेट कितने वर्षों का कर लिया है, 5 वर्षों का कर लिया है। टोटल जो है ब्याज 9 वर्षों के लिए लगाया गया था, लेकिन यहां पर अभी तक 5 वर्ष ही कैलकुलेट हुए हैं। तो यहां पर कितने समय बचे हुए हैं, 4 वर्ष और बचे हुए हैं, और उन 4 वर्षों में 14% की दर से ब्याज लगता है। तो 1 साल में अगर 14% लग रहा है तो उन अगले 4 सालों में कितना ब्याज लगेगा, तो 14 चौक 56% लगेगा। कितना लगेगा, 14 चौक 56% लगेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कुल साधारण ब्याज निकल जाएगा, किसमें, प्रतिशत में, यानी कि परसेंटेज में। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 9 6 15, हाथ में 1, 5 2 7 1 8 1 9, यानी कि टोटल आपका इंटरेस्ट, यानी कि टोटल आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 95% हो गया। और 95% का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रुपये में कितना दिया गया है, 13,300 रुपये दिया गया है। तो क्या यहाँ पर 95% के बराबर इस जो है 95% के बराबर कितने रुपये हो जाएंगे, यहाँ पर 13,300 रुपये। कितने रुपये हो जाएंगे, 13,300 रुपये। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में है, यहाँ पर 13,300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज रुपये में है। तो यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। आपको हमेशा सीपी नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमेशा खुद में कितना होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की कोई भी धन, यानी कि मूलधन कोई भी धन जो उधार लिया जाता है खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। यानी कि हमें मूलधन निकालने के लिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 19 से कट रहा है तो काट देंगे, 19 पचे 95, यहाँ पर 19 सत्ते आपका चला जाएगा, यहाँ पर 19 सत्ते यानी कि 700 आ जाएगा। तो 5% बराबर कितना वैल्यू आ गया, 700 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गए, 700 रुपये आ गए। हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे तो आपका 100% का वैल्यू आ जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 20 25 100%। 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपका प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन कितना आ गया, 14,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार बता चुका हूं, तो मैं आज नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4.5 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो 4.5 को जब 9 से भाग करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, गुना भी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1.3 को 0.6 से क्या कर लेंगे, गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 13 छक 78 होता है। और 78 के 2 अंक के पहले यानी कि
0.78 यानी कि 0.78 आएगा। कितना आएगा? 0.78 आएगा। 1.3 को जब 0.6 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 0.78 आएगा। तो आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर सारा नीचे वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 17 माइनस यहाँ पर आपका कितना है? 0.5 आ गया कैलकुलेट करने पर। उसके बाद प्लस यहाँ पर गुना करने पर आपका कितना वैल्यू आया? 0.78 आया। कितना आया? 0.78 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे? 0.4 करेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर सारा प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.78 प्लस 0.4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7×4 = 11 यानी कि 1.18 आएगा। कितना आएगा? 1.18। और 1.18 को जब 17 से जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 18.18 आएगा। कितना आएगा? 18.18। और माइनस अब इसमें करेंगे कितना? 0.5 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 6, और 18 में से ये गया तो 17 बचा, यानी कि 17.68 जो आपका क्या आ जाएगा? इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि उसके पृष्ठ का यानी कि उसके बेस का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और बोला गया कि इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया क्या गया? यहाँ पर दिया गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये आपका क्या है? शंकु है। ये आपका क्या है? एक शंकु यानी कि कोण है। ये जो नीचे ये आपका सर्कल नुमाकार आकार आपका दिख रहा है, ये जो सर्कल आपका, उसका क्या दिया गया? क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया गया। कितना दिया गया? 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले नीचे क्या रहता है? सर्कल रहता है। किसी भी कोण में नीचे बेस यानी कि उसका पृष्ठ जो है क्या रहता है? एक सर्कल यानी कि वृत्त रहता है। तो किसी भी वृत्त का एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के एरिया का फार्मूला क्या होता है? πr² होता है। तो πr² का वैल्यू कितना दिया गया? 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सारा तोड़ेंगे। पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं। r² को हमें त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि इस कोण की त्रिज्या निकालेंगे तभी हम लोग जो है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर πr² ये फार्मूला, और टोटल जो है नीचे का एरिया कितना दिया गया? 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 से 7 चला गया, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे यहाँ पर तो 11 1 आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 3 बचा तो 11 दूनी 22, 11 8 88 आपका चला गया। 2 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा? 64 बार में चला जाएगा। यानी कि r² बराबर कितना आ गया? 64। यानी कि स्क्वायर को जब अंडर रूट इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? √64। तो √64 किसका स्क्वायर होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका रेडियस कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l होता है। क्या होता है? πr/l होता है। यल जो है इसे कहा जाता है, ये जो आपका क्या होता है? यल होता है। यल से जो है इसे डिफाइन किया जाता है, और इसे जो है इंग्लिश में स्लांट हाइट और हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। इंग्लिश में स्लांट हाइट और हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, और इसे यल से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका क्या बन गया? तिर्यक ऊंचाई। यानी कि हमें यहाँ पर यल का वैल्यू निकालना होगा। तो यल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? त्रिज्या हमें पता चल गई है, और ऊंचाई यानी कि हाइट दिया गया इस शंकु का। कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर दिया गया। और ये जो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपका क्या बन गया? एक जो है त्रिभुज बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पर आपका हाइट 6 हो गया, रेडियस 8 हो गया। तो क्या आप यल निकाल सकते हैं हाइपोटेनस थ्योरम से? तो यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं यल का वैल्यू। यल का वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यल का वैल्यू अंडर रूट आपका आ जाएगा 6 छक 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 और 36 आपका कितना हो जाएगा? 100। √100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का स्क्वायर होता है। यानी कि यल का वैल्यू आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। यल का वैल्यू आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या करेंगे? अब सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका
आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी आई है, तो 8 सेंटीमीटर आई है। यल आपका यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है कितना आया है, तो आपका तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो 22 8 आपका कितना हो जाता है, 176। 176 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 1760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि PRQ की औसत मासिक आय कितना है, 8500 रुपये। PRQ का औसत मासिक आय कितना है, 8500 रुपये है। QRR का औसत मासिक आय कितना है, 6450 रुपये है। तथा PRR की औसत मासिक आय कितनी है, 7300 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि Q का मासिक आय कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि PQR का कुल मिलाकर आय कितना है, तब हम लोग Q का मासिक आय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले PRQ का कुल मिलाकर जो है मासिक आय कितना होगा, तो उसका औसत, उन दोनों का औसत कितना है, 8500 है। उन दोनों का औसत कितना है, 8500 है। टोटल जो है यहाँ पर कितने लोग हैं, PRQ यानी कि 2 लोग हैं। उन 2 लोगों का औसत कितना है, 8500 है। उन 2 लोगों का औसत आय कितना है, 8500 है। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो योग करेंगे, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, 8500 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 85 दूनी आपका 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी कि 170 पे 2 शून्य, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 17000। PRQ की टोटल आय कितनी हो गई, 17000। फिर क्या करेंगे, QRR का टोटल आय निकाल लेंगे, यानी कि इनकम निकाल लेंगे। तो ये भी 2 लोग हैं और उन 2 लोगों का जो औसत आय कितना है, 6450 रुपये। तो क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए 5 दूनी 10, हाथ में 1, 64 दूनी 128 है, 1 129 आपका हो गया। फिर उसी तरीके से PRR का भी जो है कुल आय निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है औसत कितना दिया गया, 7300। लोग कितने हैं, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 73 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 146 पे 2 शून्य। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2P 2Q और 2R हो जाएगा। और इधर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 शून्य, 9 6 15, हाथ में 1, 7 2 9 4 13, 1 14, हाथ में 1, 3 1 4 हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे, इसे काट देंगे। 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22। यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और यहाँ पर 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर PQR की क्या आ गई, कुल आय आ गई, यानी कि टोटल इनकम आ गया। हमें चाहिए क्या, Q का मासिक आय चाहिए। तो हम लोग ढूंढेंगे कि इसमें जो है Q का आय नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्या दिख रहा है, PRR में PRR का कुल आय कितना दिया गया, 146, यानी कि 14600 दिया गया। तो क्या हम लोग यहाँ इस तीनों में से PR को माइनस जब कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, Q की आय निकल जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, P + R बराबर आपका कितना हो जाएगा, 14600 हो जाएगा। इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा, जैसे +P -P चला गया, +R -R चला गया, तो क्या बचा, Q बचा। यहाँ पर जो है Q का क्या आ जाएगा, मासिक आ जाएगा, आय आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 0 6, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 बचा, यानी कि 7 4 11 आ जाएगा। यहाँ पर आपका सुनना, यानी कि Q का मासिक आय आपका कितना आ गया, 7650 रुपया आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉडमास थ्योरम पता ही होना चाहिए। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 14 में से 6 गया 8, पॉइंट यहाँ पर रह गया 6 में से 2 गया 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। 4.8 को क्या करेंगे, 0.4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 4.8 को 0.4 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 दूनी 192, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 1.92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये पूरा सारा हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, 1.92 आएगा। फिर इधर क्या करेंगे, इधर भी गुना करके देख लेंगे। तो इधर थोड़ा बड़ा गुना है तो यहाँ पर गुना हम लोग करके देख लेते, 57
301 तो आपका 57 हो गया, 00 7 21 5 15 2 17 5 7 1 171, यानी कि आपका कितना आ गया, ये 17,157 आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद बिंदु था, यहाँ पर 1 अंक के बाद बिंदु था, यानी कि टोटल गुना करने पर कितने अंक के बाद बिंदु आएंगे, 3 अंक के बाद बिंदु आएंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा वैल्यू इतना का 17.157 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा जो है इतना हल कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर गुना करके भी हल कर लिया। तो सारा क्या कर लेते हैं, अब मान नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 5.7 माइनस इतना जो है सारा हल करने पर आपका कितना आया 1.92 आया, कितना आया 1.92 आया, प्लस यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 17.157 आएगा। फिर क्या करेंगे प्लस 10 कर देंगे। अब क्या करेंगे इसे सारा जो है जोड़ घटाव कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 17 10 27, 27 अब 5 आपका कितना हो जाएगा 27 अब 5 आपका हो जाएगा 32, 32 में यहाँ पर 32.778 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 857 हो जाएगा। यानी कि सभी जो है प्लस वाले को क्या किया हम लोगों ने जोड़ लिया, तो आपका कितना आ गया 32.875 आया। माइनस उसमें क्या करेंगे 1.92 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा आपका, पहले 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पर से आपका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31 में से 1 गया तो कितना बचा 30 बचा। यानी कि आपका इस सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका आंसर कितना आ गया 30.937 आ गया। कितना आया 30.937 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष में कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात मूल्य का अनुपात है। क्या किससे अनुपात है, आयात मूल्य से निर्यात मूल्य का अनुपात है। और ये आपका क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया। ग्राफ में दिया गया कि 1995 में कितना दिया गया 0.65 दिया गया। क्या दिया गया, जैसे कि 0.65 दिया गया, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऊपर वाला आपका क्या है आयात है, क्या है ऊपर वाला आपका आयात है और नीचे वाला आपका क्या है निर्यात है। यानी कि क्या है ये आपका एक्सपोर्ट है, ये आपका क्या है एक्सपोर्ट है, ये आपका क्या है इंपोर्ट है। यानी कि ऊपर वाला जो क्या है आयात है और नीचे वाला क्या है निर्यात है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पूछा क्या गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में आयात से कम निर्यात है। यानी कि किसमें जो है आयात से कम निर्यात है, यानी कि उसमें जो है क्या होना चाहिए आयात बड़ा होना चाहिए और निर्यात क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देखने को जब यहाँ पर देखेंगे एक से किसका वैल्यू है, एक से जिसका अधिक वैल्यू होगा उसमें क्या होंगे आयात जो है क्या होंगे आपके अधिक होंगे। तो आयात जो है 1 से जो भी अधिक होंगे उनके आयात अधिक होंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर 1 से अधिक यहाँ पर 1.25 देखने को मिल रहा है, 1.4 यहाँ पर देखने को मिला है और 1.55 देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि 1.25 हटाएंगे, 1.25 दिया गया है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर आपका आयात हो गया, नीचे आपका क्या हो गया निर्यात हो गया। तो क्या यहाँ पर से आपको पता चल रहा है कि आयात यहाँ पर क्या है आयात बड़ा है, आयात यहाँ पर क्या है बड़ा है। यानी कि यही तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कितने ऐसे आयात है जिनमें निर्यात से अधिक है, मतलब ऐसे कितने साल है जिनमें आयात जो है निर्यात से अधिक यानी कि आयात से कम निर्यात है। तो ऐसे जो है एक साल यहाँ पर 1.25, 1.4, 1.55 है। यानी कि ऐसे कितने वर्ष है टोटल 3 साल ऐसे है जिनमें आयात जो है निर्यात से अधिक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 3, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा 3 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं आपको ग्राफ समझा चुका हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 1995 में कंपनी की आयात कितनी है 247 करोड़ था। क्या बोला गया कि यदि 1995 में कंपनी का आयात कितना था 247 करोड़ था, तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1995 में जो है वैल्यू कितना 1995 में
कितना दिया गया है, मान 0.65 दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.65 दिया गया है। यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 शून्य यानी कि 100 आ जाएगा। तो ऊपर आपका क्या है, आयात है। क्या है, आयात है। नीचे आपका क्या है, निर्यात है। नीचे आपका क्या है, निर्यात है। तो यानी कि ऊपर आयात है, नीचे निर्यात है। यानी कि इस 65 का मान यहाँ पर जो है कितना दिया गया है, 247 करोड़ दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इस 100 का मान यानी कि कुल निर्यात कितना होगा। तो 65 यूनिट का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 247 करोड़ दिया गया। यानी कि क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकालने के लिए 247 बटा 65 करेंगे, और हमें चाहिए किसका मान, 100 यूनिट का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 से कट रहा है तो काट देंगे, 13 पचे 65, यहाँ पर 20 पचे 100 आपका चला जाएगा। 13 से यहाँ पर देख लेंगे, 13 1 आपका 7 11 हो गया, 13 नमा 117 हो गया। तो 19 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 38, यानी कि 380 करोड़ आपका क्या हो गया, निर्यात हो गया। आयात नहीं, निर्यात। आयात कितना था, 247 था, और निर्यात कितना है आपका, निर्यात जो है आपका 380 करोड़ आ गया 1995 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है। यानी कि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, पुल की लंबाई 300 मीटर है, और उस पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा 70 सेकेंड लगती है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रेन की गति यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो किसी भी गति निकालने का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। गति यानी कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बोलिए, गति बोलिए, सब आपका क्या है, एक ही चीज है। तो चाल बराबर या फिर गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें स्पीड यानी कि गति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी हमें निकालनी होगी। तो 400 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 300 मीटर लंबे पुल है, तो टोटल जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 प्लस 300, यानी कि कुल दूरी कितनी, उसे जो है उस पुल को पार करने के लिए जो है उस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी होगी, 400 प्लस 300 मीटर, यानी कि कुल मिलाकर 700 मीटर दूरी तय करनी होगी। और वो जो है दूरी कितने समय में तय करता है, 70 सेकेंड में तय करता है। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, चाल निकलेगी। लेकिन ये जो आपकी चाल निकलेगी किस में निकलेगी, मीटर पर सेकेंड में निकलेगी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। सारा आपका ऑप्शन जो है किस में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये जो आपकी चाल निकलेगी किस में निकलेगी, मीटर पर सेकेंड में निकलेगी, क्योंकि दूरी भी मीटर में है, समय भी सेकेंड में है। तो चाल आपकी जो निकलेगी मीटर पर सेकेंड में निकलेगी। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, 18/5 से गुना किया जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चाल को मीटर पर सेकेंड, किसी भी चाल के मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 7 से काटेंगे 70 को तो 10 बार में चला जाएगा, 5 से 10 को तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 18 दुनिया आपका कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि उस ट्रेन की गति कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। यानी कि टोटल दादा दादी कितने हैं, 2 हैं, 4 माता पिता है और 6 नाती पोते हैं। फिर आगे आपसे बोला गया कि दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है, और पोते की आयु जो है क्या है, पोते की औसत आयु या फिर एक पोते की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि परिवार की औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया क्या गया,
दिया गया है कि दादा दादी का औसत आयु 70 वर्ष है। टोटल जो है कितने दादा दादी है, 2 दादा दादी है। यानी कि अगर उनका औसत 70 है और टोटल जो है कितने दादा दादी है, 2 दादा दादी है, तो जब 2 को 70 से गुना किया जाएगा तो कुल दादा दादी के क्या निकल जाएंगे, उनके आयु का योग निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, दादा दादी का कुल योग यहाँ पर निकालेंगे। तो 2 × 70 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी कि दादा दादी का कुल आयु का योग कितना हो गया, 140 साल हो गया। फिर बोला गया कि माता पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष, औसत आयु 40 वर्ष है। टोटल कितने माता पिता है, 4 है। योग निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे तो टोटल माता पिता की कुल आयु आ जाएगी। तो 4 चक्का आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। यानी कि कुल आयु जो है माता पिता की 160 हो जाएगी। फिर यहाँ पर बोला गया कि नाती पोते टोटल कितने हैं, 6 है, और उनका औसत आयु कितना है, 12 है। तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पोते की कुल आयु निकल जाएगी। तो पोता का औसत आयु 12 है, 6 से गुना करेंगे, कुल आयु कितना आ जाएगा, 12 × 6 = 72। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो पूरे परिवार का कुल आयु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पूरे परिवार की कुल आयु निकल जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2, 6 × 4 = 10, 17 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, यानी कि कुल आयु कितनी आ गई पूरे परिवार की, 372 आ गई। हमें क्या निकालना है, परिवार की औसत आयु निकालनी है। तो टोटल जो है परिवार में कितने लोग थे, तो 2 दादा दादी थे, 4 माता पिता थे, 6 नाती पोते थे। तो कितने टोटल लोग थे, 2 लोग यहाँ, 4 लोग यहाँ पर, यानी कि 4 2 6 और 6 लोग यहाँ पर नाती पोते, यानी कि 6 6 12 हो गए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से भाग दे देंगे तो आपका परिवार का औसत आयु आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 12 × 3 = 36, 1 बचेगा तो 12 × 1 = 12, यानी कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी आ गई, 31 वर्ष आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी। यानी कि एक विक्रेता है वो 1 रुपये बाजार में लेकर जाता है और 10 टॉफ़ी खरीद कर लेकर आता है। फिर बोला गया है तो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ इस तरीके के प्रश्न को जो है बनाने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है, जैसे कि बोला गया कि 1 रुपये, तो रुपये को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो है 1 रुपये में कितने टॉफ़ी खरीदा गया, 10 टॉफ़ी खरीदा गया। कितने टॉफ़ी खरीदे गए, 10 टॉफ़ी खरीदे गए। 1 रुपये में कितने टॉफ़ी खरीदे, 10 टॉफ़ी खरीदे। उसे जो अब क्या करना है, बेचना है, और बेचकर उसे कितना कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में जितने टॉफ़ी खरीदे उससे कम टॉफ़ी खरीदना पड़ेगा, उसे कम टॉफ़ी बेचना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 25% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 25% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 25% को हम लोगों ने क्या किया, 1/4 लिख दिया। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि 4 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट का लाभ हमें कमाना है। यानी कि 4 यूनिट की कोई वस्तु को हमें क्या करना होगा, 5 यूनिट में बेचना होगा, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग, 25% लाभ कमा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट के लाभ यानी कि 5 में बेचना है। क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 10 को कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि आपका कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। यानी कि ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, रुपये लिखा था, नीचे क्या लिखा था, टॉफ़ी की संख्या। यानी कि 1 रुपये में आपको 25% अगर लाभ कमाना है तो 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचनी होगी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचना होगा 25% लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। फिर पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेन बी की गति क्या होगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि ट्रेन ए को जो है सबसे पहले कितना किलोमीटर वो जो है ट्रेवल करता है 800 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी दी गई है 800 किलोमीटर दी गई है। और ट्रेन ए की गति को कुछ समय के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं उसकी स्पीड ए मान लेते हैं। ट्रेन ए की गति को हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। यानी कि ट्रेन ए जो है 800 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे की चाल से चलती है। यानी कि उसका चाल हम लोगों ने क्या मान लिया ए मान लिया। तो ये आपका क्या आ गया ट्रेन ए का समय आ गया। फिर बोला गया कि उसी दूरी को ट्रेन बी भी जो है कितने 800 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है और ट्रेन बी, तो इसकी भी चाल ट्रेन बी की चाल को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। यानी कि वो कितने के चाल से चल रहा है बी के चाल से चल रहा है। तो दोनों के यहाँ पर ए के ट्रेन का समय आ गया, यहाँ पर बी के ट्रेन का समय आ गया। अब दोनों के समय का अंतर यहाँ पर कितना दिया गया 6 घंटा दिया गया। कितना दिया गया 6 घंटा दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया पहला इक्वेशन हो गया। फिर बोला गया कि यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि अगर ट्रेन ए की गति पहले हम लोगों ने क्या माना ए माना, तो अब उसकी गति कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। यानी कि 800 किलोमीटर की दूरी को अब वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी। पहले अगर उसकी चाल a थी तो अब उसकी चाल कितनी हो गई 2a हो गई। कितनी हो गई 2a हो गई। फिर बोला गया कि उसी दूरी को b जो है उसी गति से ट्रैवल करता है, तब उन दोनों के समय का अंतर कितना हो जाता है 2 घंटा हो जाता है। यानी कि उसी चाल से b जिस चाल से पहले चल रहा था उसी चाल से अब चल रहा है, तो b की चाल से और इन दोनों के समय का अंतर अब कितना है 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया ट्रेन बी की गति, किसका पूछा गया ट्रेन बी की गति पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे 1/2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 1/2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 800/2 है तो हाफ से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 800/2 आ जाएगा। तो यानी कि प्लस से माइनस आपका यहाँ पर चला गया, क्योंकि हमें b की गति चाहिए तो a को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका आ जाएगा 800/2b, यानी कि 800/800 को काट देंगे हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -400/b और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा +800/b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800/b बराबर आपका कितना हो जाएगा हाफ को 6 में गुना करेंगे तो 3 प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे b आपका आ जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 400 में से -400 + 800, तो 800 में से 400 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 400 बचेगा। इधर आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 से काट लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 80 बार में चला जाएगा। यानी कि b की गति कितनी आ गई b की गति आपकी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। b की गति कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि उस त्रिभुज की समरूप ऊंचाई, यानी कि जिसका जो है आधार 8 सेंटीमीटर है, उसी त्रिभुज का ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों को जब एक वृत्त को क्या किया जाता है, जब बोला गया कि एक वृत्त का जो है क्षेत्रफल एक जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सर्कल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो सर्कल का एरिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr² होता है। क्या होता है πr²। अब किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यहाँ पर क्या करेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हाइट आ जाएगा इस त्रिभुज का, यानी कि इस त्रिभुज का ये आपका हाइट पूछा गया है। तो यहाँ पर सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले πr² है एरिया, तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। 8 को कितने 2 बार लिखना क्योंकि r² है, तो 8 × 8 कर देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर बोला गया इस जो है ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस, यानी कि आधार कितना है 8 सेंटीमीटर।
हाइट यानी कि ऊंचाई हमें निकालना है, तो एच से इसे डिनोट कर देंगे। और ये दोनों का एरिया यानी कि सर्कल का एरिया और त्रिभुज का एरिया क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया। तो अभी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग है, तो 8 से 8 यहाँ पर चला गया। अब बाकी आपका नहीं कटेगा। आंसर जो आपका पाई है, आंसर यहाँ पर सभी में पाई दिया गया, यानी कि यहाँ पर हमें 22/7 नहीं लिखना, यहाँ पर क्या रहने देना है, पाई रहने देना है। तो पाई हम लोग रहने देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एच बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 दूनी 16 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 पाई आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर आपका हाइट आ गया 16 पाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुना किया, तो गणना की त्रुटि क्या होगी। यानी कि किसी छात्र को कहा गया था कि 4/5 के बजाय जो है 5, यानी कि पहले कहा गया था कि 4/5 से गुना करें, लेकिन उसने गुना किससे कर दिया, 5/4 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुना किया। यानी कि यहाँ पर ठीक है, आपका बोला जा रहा है कि किसी छात्र को जो है 4/5 के बजाय उसने किससे गुना कर दिया, 5/4 से गुना कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल त्रुटि क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न को आपको इस तरीके से हल करना होता है। जैसे कि 4/5 है, इधर आपका क्या है 5/4 है, तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि 4 को इधर से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 को इधर गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 16, और इधर गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 16 के बजाय जो है कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दिया गया है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुना किया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस गणना में त्रुटि क्या है, यानी कि मिस्टेक जो है कितने प्रतिशत की हुई है। तो इस तरीके के प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए आप इस तरीके से इसे हल कीजिएगा। जैसे कि 4/5 है, 5/4 है, तो इसे जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ नीचे 4 से यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। ये नीचे 5 को ऊपर वाले 5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि त्रुटि कितनी हो गई, 16 के बजाय जो है 25 हो गए। यानी कि त्रुटि जो है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, तो 25 के बजाय जो है 16 हो गया। यानी कि त्रुटि कितने का है, तो 5 4 9 की त्रुटि है। कितने की त्रुटि, यानी कि मिस्टेक है, 9 की त्रुटि है। किसमें, 25 में। किसमें, 25 में। तो नीचे 25% में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 25 से गुना करेंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 9 चौक आपका कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। यानी कि कुल त्रुटि यानी कि टोटल मिस्टेक आपका कितना आ गया, 36% आ गया, यानी कि 36%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। कितना अनुपात है, 4:5 है। फिर आगे बोला गया और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, 900 है। कहानी और गैर कहानी का अनुपात कितना दिया गया, 4:5, और कहानी वाले पुस्तकों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 900 दी गई है। फिर बोला गया कि जब कहानी की कुछ और किताबें जो है खरीदी गई, कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई, तो अनुपात जो है उनका कितना हो गया, 8:9 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को जो आप इस तरीके से हल कीजिएगा तो आपको आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका जो है कितने अनुपात में था, 4:5 में था। कौन सी किताबें, कहानी वाली किताबें
और गैर कहानी यानी कि नॉन कहानी यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो कहानी की किताबें और गैर कहानियों की किताबें कितने अनुपात में थी? 4:5 में थी। यानी कि कहानी की किताबों की संख्या यहाँ पर दे दी गई है कितनी? 900 है। यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया? 900 दिया गया। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 यूनिट का वैल्यू 900 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 900 भागा 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? नॉन कहानी की भी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? इसमें 225 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25 पचे 125, एक आपका 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि कहानी की संख्या 900 और नॉन कहानी यानी कि गैर कहानी किताबों की संख्या कितनी है? 1125 है। फिर बोला गया कि जो है कुछ जो है किताबें खरीदी गई, किसकी? कहानी वाले किताबें खरीदी गई और उनका अनुपात कितना हो गया? 8:9 हो गया। यानी कि चेंज किस में आया है? कहानी वाले किताब में चेंज आया। यानी कि जो भी वृद्धि हुई है किस में वृद्धि हुई है? कहानी वाले किताब में वृद्धि हुई है। गैर कहानी वाले किताब में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। यानी कि जो किताब पहले जितनी किताबें गैर कहानी की थी अब भी जो है क्या है? उतनी ही गैर कहानी की किताबें हैं। यानी कि इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1125 है। इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1125 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 1125/9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, आपका 2 बचेगा तो 9 दूनी 18, 4 बचेगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी कि ये 9 यूनिट का वैल्यू 1125 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 125 आ गया। कितना आ गया? 125 आ गया। तो क्या करेंगे? 8 में जब 125 से गुना करेंगे तो उसका वर्तमान संख्या आ जाएगी कहानी की किताबों की। तो 125 × 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। यानी कि जब कहानी की पुस्तकें उसमें शामिल कर ली गई तो कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 9000 हो गई। पहले कितनी थी? 900 थी। अब कितनी हो गई? 1000 हो गई। यानी कि कितनी की कहानी की किताबों में कितनी वृद्धि हो गई? पहले 900 थी, अब 1000 हो गई। यानी कि कहानी की किताबों की संख्या में 100 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई? 100 की वृद्धि हो गई। यानी कि नई जो है कहानी की किताबों की संख्या कितनी शामिल की गई है? 100 किताबें और शामिल की गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 100। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर कुल कार्य बराबर क्या होता है? मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। यानी कि कुल कार्य बराबर TW कुल कार्य, M से मैन यानी कि आदमियों की संख्या, D से डेज यानी कि दिनों की संख्या, S से आवर यानी कि घंटों की संख्या। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है? आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या इंटू घंटों की संख्या होती है। तो यहाँ पर तीनों जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ पर निकालेंगे तो 6 × 10 × 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, यानी कि कुल कार्य हो गया। उसी कार्य को करने के लिए 6 आदमी जो है क्या होते हैं? अब रेडी होते हैं। यानी कि उसी काम को जो है अब जो है क्या कर रहे हैं? 6 आदमी मिलकर डेली 15 घंटे काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? आदमियों की संख्या कितनी है? 6 है। घंटों की संख्या कितनी है? 15 है। और हमें क्या निकालना है? दिनों की संख्या निकालनी है। तो D से यहाँ पर डिनोट कर देंगे। दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो दोनों का कुल कार्य भी क्या होगा? बराबर होगा। हल करेंगे तो आपके दिनों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर। तो हल करेंगे यहाँ पर 15 छक कितना होता है? 90 होता है। तो 90 से 90 चला गया। तो D बराबर आपका कितना आ गया? 10 छक 60 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो है 6 आदमी 15 घंटे डेली काम करके उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का कितना अनुपात दिया गया, 3:4:5 के अनुपात में है। और बोला गया कि और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, यानी कि एलसीएम कितना है, 4200 है। तो आपसे पूछा गया है कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू सभी संख्या के को प्राइम नंबर का फैक्टर का गुणज होता है। क्या होता है, सभी संख्याओं का एचसीएफ इंटू सभी संख्याओं के को प्राइम फैक्टर के को प्राइम ने कोई भी नंबर जो आपस में क्या हो, जिसके फैक्टर समान नहीं हो, जिसके आपस में क्या हो, को प्राइम नहीं, जिसके फैक्टर किसी में भी जो है क्या हो, सेम नहीं हो, उसका क्या होता है, गुणज होता है, बराबर आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम हो जाता है। तो एलसीएम आपका कितना दिया गया, 4200 दिया गया है। तो हल करेंगे तो आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम आपका आ जाएगा। तो आपका कितना होता है, 5 चौक 20, 20 तिया 60 होता है। तो 60 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1 शून्य, 7 छक 42, यानी कि 70 आपका क्या आ गया, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ इंटू सभी संख्याओं का को प्राइम मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, को प्राइम नहीं, कोई भी संख्या का फैक्टर जो कि आपस में समान नहीं हो, उसका गुणज बराबर क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 70 लाख। 70 लाख कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष के दर से, कितना, 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है, मूल्य हाश्रित यानी कि गिरावट हो रही है। तो आपसे पूछा गया है कि तो बताइए कितने वर्षों में मूल्य जो है 35,84,000 हो जाएगा। अगर प्रति वर्ष उसमें गिरावट आ रही है, कितने की, 20% की गिरावट आ रही है। कितने की गिरावट आ रही है, 20% की गिरावट आ रही है। तो 2 वर्षों के बाद अगर इसका जनसंख्या इतना हो जाता है तो वह जो है मतलब कितने समय में जो है इतना आपकी जनसंख्या हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 5 यूनिट की आबादी वाले शहर में प्रत्येक वर्ष जो है उसमें 1 यूनिट की कमी होती जा रही है। यानी कि अगर वर्तमान में 5 यूनिट उसकी आबादी है तो 1 साल बाद उसमें 1 यूनिट की कमी हो जाएगी। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है उसके वर्तमान आबादी के अगले वर्ष में कितना आबादी बचता है, 4/5 बचता है। यानी कि अभी वर्तमान आबादी 5 वर्ष है, उसमें 1 यूनिट की कमी हो जाएगी, यानी कि 4 रह जाएगी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में आबादी जो है 4/5 के हिसाब से कितने समय में ये 70 लाख से 35 लाख आबादी आ जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ पर टी का पावर को क्या करेंगे, टी का समय देंगे यहाँ पर, और जो आपकी कमी वाली आबादी है उसे क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कितना है आपका 3584 पे 3 शून्य। यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, जो आपकी पुरानी आबादी थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे 70 लाख लिख देंगे। कितना आपका 6 शून्य। यहाँ पर 3 शून्य आपका चला गया। यहाँ पर 7 से काट लेंगे तो 7 से कितना बार में चला जाएगा, 1000 बार में आपका चला जाएगा। 7 × 5 = 35, 1 7 दूनी 14 हो गया। फिर क्या काटेंगे, यहाँ पर आपका 8 से काट लेते, तो 8 से यहाँ पर काटेंगे तो 125 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 64 दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, 125 दिख रहा है। तो क्या आपको पता है कि 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। आपको हमेशा 1 से 15 तक
1 से 15 तक नहीं तो कम से कम 1 से 10 तक क्यूब आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में आपको आसानी होगी हल करने में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4/5 पे पावर टी बराबर आपका क्या लिख सकते हैं, 4/5 पे पावर क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। क्योंकि 4 पर पावर क्यों ही क्या होता है, 64 होता है। 5 पे पावर क्यों ही क्या होता है, 125 होता है। यानी कि बेस आपका यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। तो टी का वैल्यू यानी कि समय का वैल्यू कितना आ गया, 3 साल आ गया। यानी कि समय आपका कितना हो गया, 3 ईयर्स हो गया। यानी कि टोटल कितना समय में जो है ये जनसंख्या 70 लाख से 35 लाख लगभग हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। तो आपको MDH फार्मूला एक होता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। बाई आपका क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। वर्क की जगह जब आपका पैसा दिया हुआ रहेगा तो नीचे क्या लिखेंगे, पैसा लिखेंगे। फिर आपका क्या हो जाता है, इक्वल टू में आपका हो जाता है दूसरे आदमियों की संख्या, दूसरे दिनों की संख्या, दूसरे घंटों की संख्या बटा दूसरा काम। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका MDH फार्मूला से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो टोटल जो है आदमी है यानी कि वर्कर की संख्या कितनी है, 15 है। दिनों की संख्या कितनी है, 10 है। घंटा नहीं दिया गया तो भी काम यहाँ पर आप यहाँ पर इस फार्मूला पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। घंटा नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग की जगह नीचे क्या लिख देंगे, पैसा लिख देंगे। अगर पैसा दिया गया तो नीचे पैसा लिखेंगे बराबर। दूसरे जो है श्रमिकों की संख्या कितनी है, दूसरे काम में 5 श्रमिक है। कितने दिनों में करना है, 8 दिनों में करना है। पैसों की संख्या हमें निकालनी है कि कितने पैसे मिलेंगे। तो पैसों की यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते। तो यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर से 0 से 0 चला गया। यहाँ पर 5 से काट लेंगे तो कितना बार में, 3 बार में चला जाएगा। 3 से काटेंगे 180 को तो कितना बार में, 60 बार में चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 छक 48 यानी कि 480 आ जाएगा। यानी कि 5 श्रमिक 8 दिनों तक अगर काम करेंगे तो उन्हें उस काम के बदले कितने पैसे मिलेंगे, 480 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कागज का मूल्य 55 रुपये प्रति केजी है। कागज का 1 किलो का दाम कितना है, 55 रुपये है। फिर बोला गया कि यदि 1 केजी कागज से 192 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने पर कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले हमें जो है कवर जो है कैसे करना है, इसके क्षेत्रफल पर कवर करना है। कैसे हमें कवर करना है, उसके क्षेत्रफल पर कवर करना है। और किसे कवर करना है, घन को कवर करना है। यानी कि घन को कागज से कवर करना है। घन की भुजा यहाँ पर कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। तो हमें इस घन का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना होगा। तो किसी भी घन यानी कि किसी भी क्यूब का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हमेशा उसका पता होना चाहिए कि किसी भी घन यानी कि क्यूब का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। यानी कि a की जगह आप बोल सकते हैं कि 6 साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर यानी कि भुजाओं की संख्या होती है। दोनों फार्मूला एक ही है, 6a स्क्वायर या फिर 6 साइड स्क्वायर आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रख करेंगे, यहाँ पर फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6a स्क्वायर यानी कि 6 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 64 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल आ गया। इससे जो है कवर जो है कितने जो है पर केजी यानी कि इतना जो है टोटल कवर करना है, इतना एरिया यानी कि 6 इंटू 64 टोटल एरिया इतना जो है क्या करना है, कवर करना है। और जो है कवर करने के लिए 1 केजी जब कागज यूज किया जाता है तब कितना जो है एरिया कवर कर सकते हैं, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर सकते हैं। तो जब टोटल एरिया को 192 से हम लोग भाग देंगे,
जब कुल एरिया को 192 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने कागज की आवश्यकता होगी इस क्यूब यानी कि घन को ढकने के लिए। तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, इतना तक हल करने पर कितने कागज की आवश्यकता होगी उस घन को ढकने के लिए, ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है टोटल केजी आ जाएगा, किसका, कागज का आ जाएगा। तो टोटल केजी में जब हम उसके प्रति केजी की कीमत का गुना कर देंगे तो टोटल पैसा भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 55 से गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल रुपये आ जाएगा जो कि उस का घन को कवर करने की जरूरी है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पर 64 तिया आपका कितना हो जाएगा, 192। 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में चला जाएगा। और 55 दुनिया आपका कितना हो गया, 110 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर कितने रुपये लगेंगे उस घन को ढकने के लिए, 110 रुपये लगेंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक नियत किया गया था कि, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे दिया गया है कि यह जो है नियत किया गया था कि 780 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से उसे जो है 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो यानी कि 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में उसे वितरित कर लिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इस गलती में क्यू का जो है कितना नुकसान हुआ, यानी कि पहले जितनी राशि क्यू को मिल रही थी, बाद में जो क्यू की राशि मिल रही है, उन दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि पहले जो है पी क्यू आर के बीच जो है कितनी राशि वितरित की गई थी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले टोटल जो है क्या करेंगे, रेशियो, यहाँ पर रेशियो का योग कितना है तो 3 2 5 1 6 है, और इसे 6 यूनिट बराबर, इसे 6 यूनिट बराबर टोटल कितना रुपया दिया गया, 780 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया, 780 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते। क्या निकाल सकते, 1 यूनिट का वैल्यू। 6 से काटेंगे तो आपका 12 छक 72 हो गया। आपका कितना बचा, यहाँ पर 13 से आपका चला जाएगा 78, 13 छक 78 हो गया यानी कि 130। यानी 6 से काटेंगे 78 को कितना आ जाएगा, 13 पे 1 शून्य, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया रुपये, 130 रुपये। तो P का जो है कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, यानी कि P को जो है कितना रुपये मिला है, पहले 130 रुपया मिला है। Q का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है, 130 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 260, यानी कि Q को 260 रुपये पहले मिले थे। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 130 है तो R को 3 यूनिट मिल रहे हैं। R को जो है यहाँ पर कितने यूनिट मिल रहे हैं, 3 यूनिट मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 130 है, तो 13 तिया 39, यानी कि R का जो है कितना वैल्यू हो गया, यानी कि R को कितना रुपये मिले थे, तो 390 रुपये मिले थे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल गया, P का, Q का, R का जो है पहले वाले रुपये निकल गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया गया, ये आपका किस में रेशियो दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया, यानी कि भिन्न में रेशियो दिया गया। तो इसे क्या करेंगे, इसे इंटीजर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, इंटीजर में चेंज करेंगे। इंटीजर में कैसे चेंज किया जाता है, जो भी आपका बेस दिया गया, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया, उसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर साइड में मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो उसका क्या करेंगे, नीचे का सारा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि एलसीएम आपका तीनों का 2 3 4 का एलसीएम, यानी कि लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सभी में क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 12 से गुना कर लेंगे, 12 से गुना कर लेंगे। 2 से काटेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 12 को तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे 12 को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जब उसे हम लोगों ने इंटीजर में चेंज किया तो वैल्यू अनुपात आपका कितना आ गया, 6:4:3 आ गया। 6:4 कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो है उन तीनों को किस अनुपात में बांट दिया गया, पहले जो है बांटना किस अनुपात में था, 1:2:3 में, लेकिन उसे बांट किस अनुपात में दिया गया, 6:4:3 में बांट दिया गया। यानी कि इस अनुपात के हिसाब से निकाल कर देखेंगे कि उसे उन्हें जो है कितना कितना रुपया असल में दे दिया गया। देना था 130 रुपया, 260 रुपया, 390 रुपया, लेकिन गलती से उन्हें इस अनुपात में दे दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि Q को
क्योंकि हमें सिर्फ Q से मतलब है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि Q को कितना नुकसान हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ Q का वैल्यू निकालेंगे। तो Q का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Q को जो है टोटल कितने यूनिट चाहिए रुपये में, 4 यूनिट चाहिए। टोटल जो है कितने यूनिट है इस अनुपात में, तो 6 4 10 3 13 है, और टोटल रुपये जो है कितना है, 780 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 780 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 छक 78, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि Q को पहले कितना मिला था, 260 रुपया, अब कितना मिल रहा है, 240। यानी कि उसको नुकसान कितने का हुआ, पहले तो उसे 260 मिल रहा था, अब उसे कितना मिल रहा है, 240 मिल रहा है। यानी कि उसे 20 रुपये कम मिल रहा है। उस गलती अनुपात में बदलने के कारण उसकी जो है रुपये में कितनी के नुकसान हो गया, 20 रुपये का नुकसान हो गया Q को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ Q से मतलब था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ Q का वैल्यू बाद में निकाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि हैंड बैग पर 25% की छूट थी। कोई हैंड बैग है जिस पर कितना प्रतिशत की छूट थी, 25% की छूट थी। फिर बोला गया कि मधु ने एक हैंड बैग खरीदा, उसे जो है नगद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने जो है उस हैंड बैग को कितने में जो है भुगतान किया, 540 रुपये में उस हैंड बैग को खरीद लिया। पहले तो उसने जो है हैंड बैग पर 25% की छूट ली, जब उसने नगद भुगतान किया तो 10% की और छूट मिल गई, और उसने जो है उस बैग को 540 रुपये में ही खरीद लिया उस मधु ने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हैंड बैग पर अंकित मूल्य यानी कि छूट देने, दोनों छूट देने से पहले उस हैंड बैग का असल मूल्य यानी कि उस पर अंकित किया गया मूल्य क्या था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किसी भी वस्तु का मार्क्ड प्राइस खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि कोई भी वस्तु पहले जो है शुरुआत में उसकी मूल्य कितनी थी, 100% थी। उसमें क्या हुआ, उसमें जो है क्या हो गया आपका 25% की छूट दी, यानी कि 100% में क्या किया, 25% की छूट दिया। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, 100% का सामान 25% की छूट, यानी कि उसे 75% में क्या किया, पहली छूट के बाद उसे बेचने की कोशिश की। लेकिन जब नगद भुगतान करती है तो इस 75% में भी अब क्या हो रहा है, 10% की छूट मिल रही है। क्या हो रहा है, 75% में भी अब क्या हो रहा है, 10% का छूट मिल रहा है। यानी कि 75% का 10% आपका कितना हो जाएगा, 7.5। यानी कि जब 75 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 67.5% आएगा। यानी कि उसने जो है पर्स कितने में खरीद ली, 67.5% में खरीद ली, और उसका मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया, 640 रुपया दिया गया। यानी कि 67.5% का मूल्य यहाँ पर कितना है, 540 रुपये है। कितना है, 540 रुपये है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका क्या, यहाँ पर आपका शून्य चला जाएगा, 25 से यहाँ पर काट लेंगे, 25 दूनी 50, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 सत्ते 175 आपका हो गया, 25 दूनी 50, 25 एक आपका हो गया, 25 दूनी 50, 25 एक आपका 15, 25 छक 150 हो गया। 27 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 27 8 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 8 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य चाहिए, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 8 × 100 यानी कि 800। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया कि 7 संख्याओं का समुच्चय का माध्य कितना है। माध्य यानी कि मतलब औसत होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 81 है। कितना है, 81 है। फिर बोला गया कि यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य कितना हो जाता है, 78 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि हटाई गई संख्या का मान क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, उन पहले जो है 7 संख्याओं का औसत अगर 81 दिया गया है तो उन 7 संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 × 81 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यानी कि पहले जो है उन 7 संख्याओं का योग कितना था, 567 था। और जब उसमें से एक संख्या निकाल ली गई
तो उनका औसत कितना हो गया 78 हो गया, यानी कि बची हुई संख्या कितनी है 6 है और उनका औसत कितना 78 है। तो जब गुना करेंगे तो उन 6 संख्याओं का, बची हुई 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 8 छक 48, 4 4 छक 42, 4 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, पहले वाली 7 संख्याओं का योग है। जब उसमें से एक संख्या निकाल लिया जाता है तो योग कितना हो जाता है 468 हो जाता है। तो जब माइनस करेंगे 567 को 468 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, जो आपकी निकाली गई संख्या उनका जो है निश्चित मान आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि जो हटाई गई संख्या उनका मान कितना था 99 मान था, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ आपका क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पूछा क्या गया। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात जो है अधिकतम था। यानी कि पूछा जा रहा है कि निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो आपको बताया गया, जैसे कि 1995 में ऊपर वाला कितना 0.65 है, 65 पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऊपर वाला आपका क्या है आयात है, ऊपर वाला आपका क्या है आयात है और नीचे वाला आपका क्या है निर्यात है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर वाला क्या है आयात है, नीचे वाला निर्यात है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निर्यात से आयात का अनुपात कितना जो है अधिकतम जो है सबसे ज़्यादा किस में है, यानी कि जिसका वैल्यू, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिसका वैल्यू पॉइंट में सबसे अधिक है उसका अनुपात में जो है सबसे अधिक होगा, क्योंकि ऊपर जिसका आयात सबसे अधिक होगा, क्योंकि जिसका आयात जो है आयात जिसका सबसे अधिक होगा उसी का अनुपात भी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर आयात जो है सबसे अधिक किसका देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 155। 2001 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 1.55 है, यानी कि यहाँ पर आयात जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आयात आपको क्या देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी का जो है 2001 में ही जो है आपका क्या होगा उसका अनुपात भी सबसे अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो जिसका यहाँ पर ऊपर आयात जिसका सबसे अधिक मान है उसका अनुपात भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि निर्यात क्या है सभी में बराबर है, निर्यात बराबर है, आयात में ही परिवर्तन आ रहा है। तो जिसका आयात सबसे अधिक होगा तो उसका अनुपात में भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आयात जो है 2001 में था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि तो एक गेंद का लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है एक गेंद का। तो यहाँ पर जो है ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया कि 6 गेंदों के लागत यानी कि 18 गेंदों को जब बेचता है तो 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 18 गेंद का एसपी, 18 गेंद एसपी आपका क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि 18 गेंद जब बेचता है तो उससे क्या होता है 6 गेंदों के लागत मूल्य यानी कि 6 गेंदों के सीपी के बराबर क्या होता है हानि होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस लॉस होता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया, ये आपका क्या हो गया टोटल एसपी हो गया, ये आपका क्या हो गया लॉस हो गया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टोटल सीपी ये आपका हो जाएगा। तो 18 गेंदों का एसपी यहाँ पर कितना हो गया 18 गेंदों का 18 एसपी, 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 6 सीपी के बराबर क्या होता है लॉस होता है, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सीपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा सीपी बन जाएगा। तो इधर आपका क्या हो गया टोटल सीपी यानी कि कुल क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर अगर उसने 18 गेंद को बेचा है तो उसने 18 गेंद पहले खरीदा होगा तभी तो उसने बेचा होगा।
तो उसने 18 गेंद बेचने से पहले उसने 18 गेंद खरीदा होगा, यानी कि 18 गेंदों का सीपी क्या होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इधर भी क्या हो गया 18 गेंदों का सीपी हो गया, इधर भी आपका क्या हो गया 18 गेंदों का सीपी हो गया, दोनों क्या हो गए यहाँ पर बराबर आ गए। तो यहां पर से आपका क्या निकल जाएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक गेंद का क्रय मूल्य और एक गेंद का विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो इसे हम लोग हल कर लेंगे, 6 सीपी उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 सीपी, इधर आपका 18 एसपी है, 6 सीपी उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 सीपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सीपी हो जाएगा। इसे क्या करेंगे रेशियो में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सीपी बटा एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18/12, यानी कि काटेंगे तो 6 18, 6 दूनी 12 आ जाएगा। यानी कि एक गेंद का अनुपात में, एक गेंद का क्रय मूल्य अनुपात में कितना वैल्यू है 3 यूनिट वैल्यू है, और एक गेंद का विक्रय मूल्य अनुपात में कितना वैल्यू है 2 यूनिट है। ये जो आपका निश्चित वैल्यू नहीं है, किसमें है अनुपात यानी कि रेशियो में, यानी कि एक गेंद का यूनिट में वैल्यू कितना है 3 यूनिट और एसपी कितना एक गेंद का 2 यूनिट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 18 गेंद को 900 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक गेंद का एसपी कितना होता है। तो एक गेंद का एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रुपये जितना जो है उस बॉल को बेचा था बटा जितने बॉल को बेचा था, जब भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक गेंद का एसपी निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 18×5 = 90, यानी कि 50 रुपये आ जाएगा। यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ गया 50 रुपये आ गया, यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 50 रुपये आ गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 50 रुपये तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 रुपये। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 50 रुपये तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 रुपये। हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 25 में गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपये, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।